वेलकम यू ऑल टू द अनदर सेशन ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट ओनली फॉर बैंकिंग। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके फंक्शंस और उसके एमसीक्यूज, और एंड में हम देखेंगे करंट अफेयर्स। तो ये सेशन एंड तक आप देखिए तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द एपेक्स बॉडी, वो हमारी एपेक्स बॉडी है और सेंट्रल बैंक है पूरे इंडिया की। तो उसको क्यों हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं या फिर बैंक ऑफ बैंक बोलते हैं? बिकॉज वो रेगुलेट करती है सभी बैंकों की, यानी इंडिया की जितनी भी नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है या फिर फॉरेन सेक्टर बैंक ले लीजिए या फिर कोऑपरेटिव बैंक ले लीजिए, उसको रेगुलेट कौन करेगी? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, दैट इज बैंक ऑफ बैंक्स, यानी जितनी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर और रीजनल रूरल बैंक्स को कौन रेगुलेट करेगी? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारे क्वेश्चन इस सेक्शन में से आते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आरबीआई का फंक्शंस में से आते हैं। तो इसलिए हमें आरबीआई के सभी फंक्शन जो है वो प्रॉपरली हमें प्रिपेयर करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर दी मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, यानी इकोनॉमी में जब भी बैंक नोट्स इशू होते हैं, यानी करेंसी जब भी इशू होता है तो वो इशू कौन करता है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को जब भी फंड की रिक्वायरमेंट आती है तो हु विल बी द बैंकर? तो वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी द बैंकर। देन कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व फॉर कॉमर्शियल बैंक्स, यानी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जहाँ पे कॉमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट आ जाती है फंड्स की, इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स आ जाती है या फिर क्राइसिस में, तो उस समय पे कौन उसको हेल्प करेगा? हु विल बी द कस्टोडियन? तो वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। फोर्थ फंक्शन अगर हम देखेंगे, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, यानी जो भी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है उसका मैनेजमेंट कौन करेगा? दैट इज अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। यानी फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट या तो जो भी फॉरेन करेंसी में जो भी फ्लक्चुएशन होता है उसको कंट्रोलिंग कौन करेगा? दैट इज अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अनदर फंक्शन दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसका मीनिंग ये है कि जब भी कोई भी बैंक इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट की फंड्स आ जाती है या फिर कोई भी बैंक अगर क्राइसिस में आ जाती है, इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तब उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि कहाँ पे जाए, तो वो आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट, यानी जितने भी बैंक्स हैं या नेशनलाइज ले लो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो उनका क्लियरिंग और अकाउंटिंग सेटलमेंट ऑल लीगल इन्फॉर्मेशन वो कौन मैनेज करेगी? दैट इज अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मैनेज करेंगी। यानी जो भी क्लियरेंस और अकाउंट सेटलमेंट होगा उसका मैनेजमेंट भी कौन करेगा और उसका कंट्रोलिंग भी कौन करेगा? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट फंक्शन उसका देखते हैं, दैट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी इकोनॉमी में जो भी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है उसको कौन कंट्रोल करेगा? दैट इज अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आइदर ऑन द क्वालिटेटिव बेस या तो फिर क्वांटिटेटिव बेस, जहाँ भी हम बहुत सारी टर्म्स आती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, तो उस रेट से ये कंट्रोल करते हैं क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये जितने भी फंक्शन है, 7 फंक्शन, ये हमें याद रखना है, तभी हम आगे क्वेश्चन प्रॉपरली हम उसके आंसर प्रॉपरली दे सकेंगे। ओके, तो अभी क्वेश्चन पे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑन विच कमीशन रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश हुई थी वो किसके रिकमेंडेशन हुई, कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन हुई थी? तो इसमें आंसर आ जाएगा हिल्टन यंग कमीशन। और वो कब एस्टैब्लिश हुई थी? दैट इज ऑन 1 अप्रैल 1935। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश हुई थी दैट इज ऑन 1 अप्रैल 1935 अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। सो दैट इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो हमें अभी हमने पढ़ा कौन कौन से आरबीआई के फंक्शन है। तो फर्स्ट है बैंक ऑफ द बैंक्स, तो दैट इज द इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई। सेकंड, क्रेडिट कंट्रोलर, आरबीआई क्रेडिट भी कंट्रोल करता है। सी ऑप्शन देखेंगे, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो वो कस्टडी भी रखता है फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट के लिए। फोर्थ, एलोकेटिंग फंड्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है, क्योंकि आरबीआई कभी भी डायरेक्टली डील नहीं करता है विथ फार्मर्स और विथ एनी इंडिविजुअल्स, क्योंकि वो डील करता है ओनली विथ बैंक्स। यानी आरबीआई जो है वो ओनली विथ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही डील कर सकता है, वो डायरेक्टली इंडिविजुअल या फिर फार्मर से डील कर सकता नहीं है। तो फिर ये फार्मर्स को फंड कैसे एलोकेट करेंगे? तो आरबीआई ने एक और बॉडी बनाई है जिसका नाम है दैट इज नोन एज नाबार्ड।
तो आरबीआई जो फंड एलोकेट करेगी वो किससे करेगी, वो किसको करेगी, तो नाबार्ड को करेगी। ओके, नाबार्ड क्या है, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उसका जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो आरबीआई फंड एलोकेट करेगी नाबार्ड को, और नाबार्ड किसको फंड एलोकेट करेगी, दैट इज आरआरबी और कॉमर्शियल बैंक्स को फंड एलोकेट करेगी। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ फंड एलोकेशन कैसे होगा, आरबीआई नाबार्ड को फंड एलोकेट करेगी, नाबार्ड फंड एलोकेट करेगी आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक को, और ये आरआरबी और कॉमर्शियल बैंक ये फंड प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को। तो इस तरह फार्मर्स को फंड एलोकेट होता है। ओके, तो ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। सो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिखा डाला है, तो आप उसको पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मीन्स द कॉइन्स इन इंडिया। तो कॉइन मिंटिंग कौन करता है इंडिया में, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ काफ़ी स्टूडेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन टिक करेंगे, बट ऐसा नहीं है। कॉइन मिंटिंग कौन करता है इंडिया में, सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो कॉइन मिंटिंग करेगा। यानी करेंसी के बारे में अगर बात करेंगे तो जब भी कॉइन की बात करते हैं या जब भी 1 रुपये नोट्स की बात करेंगे तो वो इश्यू कौन करेगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी सब करेंसी कौन इश्यू करेंगे यानी नोट्स कौन इश्यू करेंगे, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो डिफरेंस है वो भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज। हमने देखा है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था, दैट इज इन 1949। तो आरबीआई वाज नेशनलाइज इन 1949, दैट इज 1 जनवरी 1949 और विद द कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज। तो तब उसके पास कैपिटल कितना था, दैट इज 5 करोड़ रुपीज। ओके, तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है रिगार्डिंग आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। यानी फ्रॉम इंडियन ओरिजिन हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर यहाँ इंडियन ओरिजिन की बात करेंगे, दैट इज द फर्स्ट इंडियन हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आंसर कौन सा आएगा, दैट इज सीडी देशमुख। बट अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओनली फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आंसर आ जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। और या तो फिर फर्स्ट इंग्लिश गवर्नर, इंग्लिश मैन गवर्नर ऑफ इंडिया, तभी आंसर कौन सा आएगा, ऑसबॉर्न स्मिथ। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, अगर इंडियन गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख आएगा, अगर इंग्लिश मैन गवर्नर की बात करेंगे तो ऑसबॉर्न स्मिथ आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम फ्रॉम। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग ईयर कौन सा कंसिडर होता है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल टू 30 मार्च, लेकिन अगर रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। तो ये है अकाउंटिंग ईयर फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट यूज इन द मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो कौन सा वर्ड इसमें यूज नहीं होता है। तो हमें मालूम है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, बैंक रेट और ब्लू चिप। तो ये तीन वर्ड तो यूज होते ही है। तो कौन सा वर्ड यूज नहीं होता है, तो आंसर आएगा ब्लू चिप, क्योंकि ब्लू चिप वर्ड किसके लिए यूज होता है, दैट इज फॉर शेयर्स। यानी जो एक ग्रुप के शेयर्स होते हैं या तो जिसका वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है उसको हम ब्लू चिप शेयर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर्क्स एज आरबीआई एजेंट एट प्लेस वेयर इट हैज नो ऑफिस ऑफ इट्स ओन। तो जहां भी आरबीआई की खुद की ऑफिस नहीं है वहां आरबीआई के एजेंट के तौर पे कौन काम करता है। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल वर्क एज एन एजेंट व्हेन देयर इज नो ऑफिस ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन फंक्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शन परफॉर्म बाय आरबीआई। यानी जो भी आरबीआई फंक्शन परफॉर्म करता है उसमें कौन सा पॉइंट इसमें करेक्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज द बैंक ऑफ इश्यू, सो दैट इज द करेक्ट, क्योंकि ये करेंसी इश्यू करती है। सेकंड, इट एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी करेक्ट है। इट इज द बैंकर ऑफ अदर बैंक्स, ये भी करेक्ट है। फोर्थ, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो ये भी करेक्ट है। यानी चार ऑप्शन जो है दैट इज ट्रू। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑल दी अबव। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट है, अगेन क्वेश्चन रिलेटेड टू फंक्शन। RBI is the bank of issue, that is the correct option. RBI act as banker to the government, that is again correct option. RBI is banker's bank, that is also correct option. RBI does not regulate the flow of credit,
आरबीआई रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ क्रेडिट को, तो ये ऑप्शन जो है दैट इज इनकरेक्ट। ओके, तो ये भी क्वेश्चन रिगार्डिंग फंक्शन पे ही था। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑन आरबीआई, अगेन रिलेटेड टू फंक्शंस। तो अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू फंक्शंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑन आरबीआई, यानी ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आरबीआई पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट, इट इज नॉट टू कॉम्पीट विद द कॉमर्शियल बैंक, तो आरबीआई को अलाउड नहीं है कि वो कॉमर्शियल बैंक से कॉम्पीट करे, सो दैट इज वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंड दैट इज ट्रू। इट इज नॉट अलाउड टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स ओन डिपॉजिट, तो यहाँ पे क्या है कि आरबीआई खुद की डिपॉजिट पे क्यों इंटरेस्ट पे करेगा, तो दैट इज अगेन अ रिस्ट्रिक्शन ऑन आरबीआई, दैट इज अगेन ट्रू। इट कैन नॉट एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ट्रेड, तो आरबीआई कभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेड में एंटर कर सकता नहीं है फॉर द पर्सनल बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन है ऑन आरबीआई। फोर्थ पॉइंट, इट कैन नॉट एक्वायर और एडवाइज लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आरबीआई कभी भी किसी को भी एडवाइस नहीं दे सकता है रिगार्डिंग लोन और एडवांस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, तो उस पर वो किसी को भी एडवाइस नहीं दे सकता है रिगार्डिंग इंटरेस्ट और लोन्स एक्सेट्रा, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है आरबीआई पे, वो भी करेक्ट है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, इट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स और द शेयर्स ऑफ एनी अदर बैंक और एनी कंपनी और ग्रांटिंग लोन्स ऑन सच सिक्योरिटीज, यानी ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि आरबीआई कभी भी मार्केट में से शेयर्स, खुद के शेयर्स भी परचेज नहीं कर सकता है, किसी भी बैंक के परचेज नहीं कर सकता है, या तो फिर किसी भी कंपनीज के शेयर्स परचेज नहीं कर सकता है, तो ये भी ये रिस्ट्रिक्शन है। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शन करेक्ट है, ट्रू है, तो आंसर कौन सा आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफाई द ड्राफ्ट रेगुलेशन रिलेटिंग टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005, तो ये जो रेगुलेशन है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवरी ईयर सभी के पास सभी इंफॉर्मेशन मंगवाती है, तो बैंकों के पास तो सभी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करनी ही है, ऑल दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लेकिन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के हिसाब से अब वो कंपनीज जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है इकोनॉमी को, उनको भी अपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर है और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है। ओके, तो ये जो एक्ट है दैट इज एवरी स्टॉक ब्रोकर्स और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैव टू प्रोवाइड द क्रेडिट इंफॉर्मेशन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो कब नोटिफाई किया था, दैट इज ऑन 5 अप्रैल 2006। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच गाइडलाइंस डिड द गवर्नमेंट पिक अप द एंटायर एसबीआई शेयर्स हेल्ड बाय द आरबीआई, तो पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर्स का जो पार्ट था वो टोटली किसके पास था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन उसके बाद जो नए रेगुलेशन और रूल्स बने उसके बाद गवर्नमेंट ने सभी एसबीआई के सभी स्टेक्स जो है वो आरबीआई के पास से ले लिया था, तो अंदर विच गाइडलाइंस, तो वहाँ कौन सा आएगा, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ दोस्तों हमें याद रखना है कि जब भी हम स्टॉक्स की बात करेंगे, इक्विटी की बात करेंगे, कैपिटल मार्केट की बात करेंगे, तो उसकी रेगुलेशन बॉडी कौन सी होगी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, तो ये हमें याद रखना है, दैट इज विच इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नॉट आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपी कॉइन्स आर द लीगल टेंडर इन इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ, तो रूपी कॉइन जो है वो लीगल टेंडर है यानी इंडिया में चलता है, तो कौन से एक्ट के अंदर आता है, तो वो आता है इंडियन कॉइनेज एक्ट, तो वो किस में आएगा, दैट इज इंडियन कॉइनेज एक्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आरबीआई प्रोवाइड्स द वेज एंड मींस एडवांसेस टू होम, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वेज एंड मींस एडवांसेस किसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो किसको प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, यानी जब भी स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएट क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है या तो इमीडिएट कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे आरबीआई जो है अंदर सेक्शन 17(5) के एक्ट के अंदर उनको वो एडवांसेस प्रोवाइड कर सकते हैं या तो फिर क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं विद द कंडीशन दैट द स्टेट हैज टू पे ऑल द एडवांसेस विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस, तो ये एक कंडीशन स्टेट को फिर फॉलो करनी पड़ेगी एंड दैट मैकेनिज्म इज नोन एज वेज एंड मींस एडवांसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एडॉप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्वालिटेटिव मेथड जो है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ हमें ध्यान में रखनी है, दैट इज कि आरबीआई जो भी क्रेडिट कंट्रोल करती है, काफ़ी बार ये वर्ड आ गया है क्रेडिट कंट्रोल, तो आरबीआई क्रेडिट कैसे कंट्रोल करेगी, तो आइदर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव और आइदर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर कौन कौन से है, दैट इज चेंज इन बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, एस एल आर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो और रिवर्स रेपो, तो ये सभी रेट में चेंज करेंगे तो उससे मार्केट के अंदर क्रेडिट कंट्रोल होती है।
और क्वालिटेटिव क्राइटेरिया कौन कौन से है, दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, रेशनिंग ऑफ कंट्रोल, मॉरल परसुएशन और डायरेक्ट एक्शन। तो ये सब जो है दैट इज आरबीआई ये सब मेजर से क्रेडिट इकोनॉमी में कंट्रोल करती है। तो यहाँ जो आंसर आएगा तो क्वालिटेटिव में सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल तो है, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम भी है और मॉरल सुएशन भी है। तो आंसर कौन सा आएगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव आएगा। और अगर यहाँ एक टर्म जो देखेंगे मॉरल सुएशन या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, तो एक्चुअली ये सिचुएशन कौन सी है, तो ये सिचुएशन ऐसी है कि जब भी इकोनॉमी में किसी भी सेक्टर में अगर क्राइसिस आता है तो यहाँ आरबीआई एक गाइडेंस देती है या फिर एडवाइस देती है सभी कॉमर्शियल बैंक को कि आप इसमें क्रेडिट को कंट्रोल कीजिए या इतना ही लोन दे सकते हो या रिस्ट्रिक्शन लाती है। सो दैट इज अ टाइप ऑफ एडवाइस जिससे हेल्प मिलती है कॉमर्शियल बैंक को, तो इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। Which of the following rates are reviewed by the RBI at the time of periodical review of the policy? जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू होती है तो कौन कौन से रेट पे पीरियडिकल रिव्यू की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक रेट, रेपो रेट, सेविंग बैंक रेट। तो तीनों तीन रेट पे आरबीआई फॉलो करता है, यानी आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑल द थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस अ मिनिमम इक्विटी कैपिटल of dash crore to set up a small finance bank under on tap license regime to expand the banking services through high technology low cost operation। तो स्मॉल बैंक फाइनेंस, ओके, स्मॉल बैंक फाइनेंस को कितना मिनिमम कैपिटल चाहिए अगर वो स्टार्टअप बेसिस पे है, तो उसका आंसर कौन सा आएगा, तो वो आएगा 200 करोड़। यानी किसी भी को अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करनी है विद द मिनिमम कैपिटल, तो वो मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, दैट इज 200 करोड़ का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है टू स्टार्टअप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ हम अब क्वेश्चन देखेंगे रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। विच स्टेट हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर सेटिंग अप इट्स ओन बैंक बाय अमलगेटिंग 13 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स विद इट्स स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो वो कौन सा स्टेट है जिसको अप्रूवल मिली है फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, टू अमलगेट 13 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, यानी 13 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को अमलगेट करके एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बनाने की परमिशन किसको मिली है, तो आंसर आएगा केरला एंड इट इज नोन एज केरला बैंक। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्जर ऑफ विच टू एंटिटीज वर डिनाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सी दो एंटिटी की मर्जर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना बोल दी है, तो उसमें जो है करंट अफेयर्स का ये जो क्वेश्चन है उसमें आंसर आएगा दैट इज इंडिया बुल फाइनेंस एंड लक्ष्मी विलास बैंक। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और लक्ष्मी विलास बैंक को जो मर्ज होने वाली थी उसको डिनाई कर दिया है फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन। तो यहाँ ये जो है ऑन अक्टूबर 9, 2019 द कंट्री सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिनाइड द प्रपोजल ऑफ मर्जर ऑफ इंडियन हाउसिंग फाइनेंस एंड लक्ष्मी विलास बैंक, द फ्लेक्सी प्राइवेट सेक्टर बैंक। The merger was announced by Indiabulls in April and sought approval from May 7, 2019. Okay. Next question, what is the amount that was infused into banking system to maintain the stability in financial system during COVID-19 crisis? तो ये COVID-19 क्राइसिस जो आया है तो कितना अमाउंट यानी कितना फंड आरबीआई जो है वो इन्फ्यूज करेगी बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी के लिए, तो वो कितनी अमाउंट है, तो ये अमाउंट हमें याद रखना है 3.74 लाख करोड़ ये इंजेक्ट करेगी बैंकिंग सिस्टम के अंदर। ओके, तो वो किस तरह से इंजेक्ट करेगी, तो विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई रिवाइज द एक्सपोजर लिमिट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ टायर 1 कैपिटल। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्वेश्चन है, टू अ ग्रुप ऑफ बोरोवर, यहाँ याद रखना है टू अ ग्रुप ऑफ बोरोवर, यानी ग्रुप ऑफ बोरोवर के लिए कितनी एक्सपोजर लिमिट रखी है, तो पहले जो लिमिट थी फॉर ग्रुप बोरोवर दैट इज 40% वो बोरो कर सकते हैं फंड फ्रॉम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, लेकिन वो लिमिट जो है वो रिड्यूस करके कितनी कर दी है, दैट इज 25%। तो वो लिमिट जो रिड्यूस करके 25% कर दी है। और यहाँ हमें याद रखना है दैट इज द आरबीआई जो अगर सिंगल बोरोवर होगा तो वो रिड्यूस करके 15% हो गई है, और अगर ग्रुप बोरोवर होगा तो ये हो गई 25%। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें याद रखना है, यहाँ ग्रुप दिया है तो वो 25% हो गई, अगर इंडिविजुअल बोरोवर होगा तो वो हो जाएगी 15%। 23, एज पर आरबीआई रिपोर्ट टाइटल डेवलपमेंट्स इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2019-20 द करंट अकाउंट डेफिसिट फेल टू जीडीपी फॉर अक्टूबर दिसंबर 2019 क्वार्टर। तो हमें मालूम है कि अक्टूबर टू दिसंबर जो क्वार्टर है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 क्राइसिस उसमें हमारा ट्रेड बहुत ही कम हुआ था, और करंट अकाउंट डेफिसिट कब आता है,
व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो ट्रेड होते हैं उसमें जब घाटा आता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। तो वह कितना गिर गया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी कितना आ गया है, दैट इज 1.4 बिलियन। तो ये आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन बी 1.4 बिलियन, एंड दैट इज अराउंड 0.2% ऑफ अवर जीडीपी। तो दैट इज 0.2% ऑफ जीडीपी। तो ये भी फिगर हमें याद रखना है, दैट इज फ्रॉम 2019-20। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट नॉन बैंक कंपनी विच गेट्स आरबीआई नोट टू एंटर इनटू को ब्रांडिंग अरेंजमेंट फॉर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स है फॉर बैंकिंग के लिए, तो उनको कौन सी नॉन बैंक कंपनी को ये परमिशन मिली है फॉर द को ब्रांडिंग, तो उसमें आंसर आ जाएगा ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ओके, तो द लीडिंग फॉरेक्स एंड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड, अ 25 years old BSE listed company, become the first non-bank company to receive RBI note to enter the co-branding arrangement for prepaid instrument to be used over 25 lakh stores and online duty due to current outbreak of COVID-19 pandemic। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट ऑफ इंडिया एज अनाउंस्ड बाय आरबीआई। तो 17 अप्रैल को आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कितने अनाउंस किया था, सो दैट इज 3.75। ओके, तो रिड्यूस फिक्स रिवर्स रेपो रेट बाय अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट थ्योरी बाय 25 बेस पॉइंट फ्रॉम 4%, यानी रेपो रेट जो था, तो रेपो रेट 4.4%, इसमें कोई भी चेंज कुछ भी चेंज नहीं किया था ऑन अप्रैल 17 को जब अनाउंसमेंट हुआ था तब, लेकिन रिवर्स रेपो रेट जो है वो रिड्यूस किया था 0.25 से, जिससे कि बैंक को थोड़ी लिक्विडिटी ज़्यादा मिले, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो 4.65% है उसको भी एज इट इज ही रखा गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नेम द इंडियन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हु हैज बीन पार्ट ऑफ IMF 12 मेंबर एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप। तो वो इंडियन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर कौन है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 12 मेंबर एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में इंक्लूड किया गया है, तो उनका नाम है रघुराम राजन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलाइन जॉर्जिव नेम्ड फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन एंड 11 अदर्स टू इट्स न्यू एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप। तो ये हमारे 26 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स फंक्शंस एंड करंट अफेयर्स। अभी एक और सेशन आएगा इसके बाद में जो कंटिन्यू करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पार्ट 2 में, जहां हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्टेटिंग एंड करेंसी के, तो डिस्कस करेंगे ही, पर इसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें व्हाट इज CRR, MSF किसको बोलते हैं, रेपो रेट क्या होता है, SLR, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कंट्रोल होती है। तो ये सब जो पॉइंट है ये हम डिस्कस करेंगे इसके बाद के नेक्स्ट सेशन में। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहो।